2024 के 2 अंकों के प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है 6 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और अभाज्य गुणनखंडन के माध्यम से इनका HCF निकालेंगे। 6 का बहुत ही आसान है, आप जानते ही हैं 6 का किस तरह से करेंगे। 6 में 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंडन हो जाएंगे 2 गुणित 3। फिर हम 20 का करेंगे तो 20 में पहले 2 का भाग जाएगा, तो 2 दई 20, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। यहाँ पर जो गुणनखंड रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, उसको हम घात के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो 2 की घात 2 गुणित 5। अब मुझे निकालना यहाँ पर HCF है। चूंकि HCF हमें पता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंडन केवल एक ही है जो कि 2 है। तो ये 2 यहाँ पर भी आ रहा और यहाँ पर भी आ रहा, तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है? तो इसमें सबसे छोटी घात जो है वो 1 है, तो इसमें आएगा 2 की घात 1 मतलब कि 2। तो इसका HCF जो है वो 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात 140 का हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है। संख्या हमारे पास 140 है। फिर जैसा कि हमने पूर्व वाले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडन किया था वैसे ही करना है। 2 का भाग जाएगा, 2 7 14, 0 में 0 बार जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6 और बचेगा 1, 0 उतार लिया तो 2 पंजे 10। फिर 35 में 2 का भाग भी जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 सतों 35, फिर 7 में 7 का भाग जाएगा। तो इस तरह से 140 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की पुनरावृत्ति हो रही 2 बार, इसलिए 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, ये जो है 140 के अभाज्य गुणनखंडन है। अगले प्रश्न में एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसका गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए हमें 2 नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिनका गुणा करें। क्या करें? गुणा करें। तो हम यहाँ गुणा लिख देते हैं, तो पहले और आखिरी अंक का गुणा हो जाए। तो पहला अंक यहाँ पर क्या है? 3 है और आखिरी अंक क्या है? 4 है, तो 3 चौक 12। और आखिरी जो पद है, इस आखिरी पद में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। और बीच वाले पद का गुणांक कितना है? 1 है। तो हमें 2 संख्याएं ऐसी सोचनी है जिसको गुणा करें तो 12 आ जाए और घटाएं तो 1 आ जाए। तो 12 जो है किस किस का गुणनफल 12 हो सकता है? ऐसे हम अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि 4 और 3 का गुणनफल 12 होता है और 4 में से 3 घटा दे तो 1 होता है। तो इस तरह से जो है हम इस बहुपद के मध्य पद को विभाजित कर देंगे। तो मध्य पद विभाजन विधि से हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो कुछ नहीं करना आपने को, जो मध्य पद है, मध्य पद का गुणांक 1 था, उस 1 की जगह आपको लिख देना है 4 - 3। बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब इस कोष्टक को हम हटा लेते हैं। तो कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस का 4 और x पीछे से गुणा हो जाएगा, फिर माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और x माइनस का 4। फिर हम जो है प्रथम पद और द्वितीय पद में से कॉमन लेंगे। तो पहले पद का गुणांक 3 है और दूसरे का 4 है, तो 3 और 4 किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। पहले पद में x² है, दूसरे में x है, तो दोनों पदों में से केवल x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से -4। इसी तरह से आखिरी 2 पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 1 कॉमन ले लेंगे और फिर बचेगा 3x - 4। फिर 2 पद हो गए, तो पहले पद में से 3x - 4 कॉमन हो जाएगा
और फिर बचेगा x प्लस 1 जो कि इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब हम जो है बारी बारी एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे और इसके शून्य की ज्ञात कर लेंगे। तो दो गुणनखंड आए, दोनों गुणनखंड को बारी बारी शून्य के बराबर लेंगे। पहला वाला गुणनखंड है 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, 4 का पक्षांतरण करेंगे, 4 माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x के साथ 3 गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 4/3। तो पहला जो शून्य के वो 4/3 है। दूसरी तरफ देखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x का मान हो जाएगा आपके पास -1, क्योंकि 1 का पक्षांतरण करेंगे, 1 जो है LHS में प्लस 1 का है तो RHS में जाएगा तो -1 का हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र था, केवल उस सूत्र में हमें मान रखना है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणित x माइनस प्लस गुणित x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारे पास सूत्र है। इसमें आपको जहां जहां शून्यकों का योगफल लिखा हुआ है वहां शून्यकों का योगफल रखना है, और जहां शून्यकों का गुणनफल लिखा हुआ है वहां शून्यकों का गुणनफल रखना है, और आसानी से जो है हम एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो x² माइनस यहाँ लिखा है 4x प्लस ये जो शून्यकों का गुणनफल है, तो ये शून्यकों का गुणनफल आ गया आपके पास 1। कुल मिला के एक फ्रेम है, उस फ्रेम में आपको ये जो है ये मान रखने हैं। ये x² माइनस 4x प्लस 1 आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद आ जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दो रैखिक समीकरण दी हुई है और a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये अनुपात ज्ञात करके हमें बताना है कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि दोनों जो समीकरण हैं वो मानक रूप में है या नहीं है, या एक ही रूप में है कि नहीं है। ठीक है, एक ही रूप से अभिप्राय है कि अगर दोनों समीकरणों में तीनों पद जो है या तो LHS में है या 2 पद LHS में है और एक RHS में है, तो एक जैसे रूप में दोनों समीकरण होनी चाहिए। कोशिश करें कि मानक रूप में हम लिखते। मानक रूप में RHS में 0 होता है, सारे पद जो हैं वो LHS में होते हैं। पहला पद x का होता है, दूसरा पद y का होता है और तीसरा पद जो है वो अचर पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों समीकरण मानक रूप में है। हम a1/a2 ज्ञात करते हैं। तो a1/a2 मतलब ये x के गुणांक का अनुपात है। तो पहले वाली समीकरण में x का गुणांक 5 है और दूसरे वाली समीकरण में x का गुणांक 7 है। फिर हम b1/b2 निकालते हैं जो कि y का गुणांक होता है। तो पहले वाली समीकरण में y का गुणांक -4 है और दूसरे वाली समीकरण में y का गुणांक जो है वो 6 है। ये सरलतम रूप में हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। और वैसे भी जो है a1/a2 जो है ये धनात्मक आपके पास अनुपात आया और दूसरा ऋणात्मक आया। तो एक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के बराबर हो नहीं सकती है। तो हमने यहाँ पर क्या कंक्लूड किया कि भाई a1/a2 और b1/b2 जो है वो दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते तो फिर हमें c1/c2 को निकालना होता है। ठीक है, तो
ये दोनों बराबर नहीं होते तो कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय हल के केस में जो समीकरण युग्म है वो संगत होता है। तो समीकरण युग्म असंगत कब होता है? केवल कोई हल नहीं वाली कंडीशन में, मतलब कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के केस में असंगत होता है। बाकी दोनों केस में ये संगत होता है। अगले प्रश्न में हमें एक समीकरण युग्म हल करना है और यहाँ पर विधि नहीं दी है, विधि हम कोई भी उपयोग कर सकते हैं। पहली समीकरण देखिए x + y = 14 और दूसरी समीकरण x - y = 4। तो हम इसमें विलोपन विधि का उपयोग कर लेंगे। विलोपन विधि में सबसे पहले हम जो है x के गुणांक को समान करते हैं। यहाँ पर पहले से ही x के गुणांक जो है वो समान है, तो समान करने के बाद हम क्या करते हैं? समीकरणों को घटा देते हैं ताकि x का विलोपन हो जाता है। तो यहाँ पर गुणांक समान है चूंकि, इसलिए हम क्या करते हैं? समीकरणों को घटा देंगे। समीकरण 1 में से अगर गुणांक समान नहीं होते तो हम गुणा करके और गुणांक समान करके समीकरण 3 और समीकरण 4 बनाते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 को हम ऊपर लिखते थे x + y = 14। समीकरण 2 को नीचे लिखेंगे x - y = 4। यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे जिसमें यहाँ पर माइनस करते तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस अब क्या बन जाएगा प्लस और यहाँ पर माइनस। देखिए x में से x 0 हो जाएगा, ये y और नीचे वाला y भी अब प्लस का है तो y and y 2y हो जाएगा। और यहाँ पर ये 14 है, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 10। 2y = 10 है तो y = 10/2 क्योंकि 2 उससे गुणा हो रहा था और 2 का भाग 10 में देंगे तो बचेगा 5। अब हमें y का मान मिल गया है। इस y के मान को हम जो है किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो y = 5 समीकरण 1 में रखने पर इस मान को हम 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास x + y, तो y की जगह पे हम 5 रखेंगे बराबर 14। तो x = 14, इस 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। x = 14 में से 5 गए तो 9। तो इस तरह से x का मान 9 हो गया और y का मान 5। तो इसका जो हल है वो हल आ गया आपका x = 9 और y = 5। अगले प्रश्न में हमें एक एपी दी है जिसका प्रथम पद 4 है, प्रथम पद 4 है, द्वितीय पद 10 है, तृतीय पद 16 है और चतुर्थ पद चौथा पद जो है वो 4 है, चौथा पद जो है वो 22 है। प्रश्न ये है कि हमें अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि एपी या समांतर श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, तो हम यहाँ पर इन सार्वअंतर ज्ञात कर लेंगे और सार्वअंतर की सहायता से आसानी से अगले पद जो हैं वो ज्ञात कर किए जा सकते हैं। तो सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद 10 है, पहला पद जो है वो 4 है, 10 में से 4 गए तो 6 बचे। तो अब हमारे पास चौथा पद है कि भाई चौथा पद 22 है, तो पांचवा पद कैसे मिलेगा? तो 22 में हम जो है सार्वअंतर जोड़ देंगे तो अगला पद 28 मिल जाएगा। ऐसे जो छठा पद, तो छठे पद को हम कैसे ज्ञात करेंगे? पांचवें पद में फिर सार्वअंतर जोड़ देंगे तो 28 और 6 34। तो ये जो 2 पद हैं 28 और 34, ये अगले 2 पद हो जाएंगे इस एपी के। अगले प्रश्न में एक समांतर श्रेणी दी हुई है और यहाँ पर हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो जो प्रथम पद है इस श्रेणी का वो हमारे पास दिया है 34 और सार्वअंतर हम ज्ञात कर लेंगे। जब भी आपके पास एक समांतर श्रेणी दी होगी तो 2 काम आपको कर लेने चाहिए।
प्रथम पद a और सारवंतर d ज्ञात कर लेना चाहिए। तो d क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद आपको घटा देना है। दूसरा पद यहाँ पर है 32, 32 में से हम 34 घटा देंगे, तो 34 माइनस 32 2 होगा, माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर जो है वो -2 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर दिया है कि अंतिम पद जो है वो 10 है, तो जो अंतिम पद है वो 10 है। जब तक हमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं होगी तब तक हम इनका योगफल नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि दोनों जो सूत्र हैं योगफल के दोनों में n आवश्यक है। तो सबसे पहले जो है हम अंतिम पद वाले सूत्र से पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो l बराबर a प्लस n-1d, यह अंतिम पद के लिए सूत्र होता है। तो यहाँ अंतिम पद जो है वो 10 है। अंतिम पद और nवां पद एक ही बात है। a का मान यहाँ पर 34 है, प्लस n का मान ज्ञात करना है, तो n-1 एज इट इज हो जाएगा। d का मान -2 है। सबसे पहले इस 34 का पक्षांतरण करेंगे, तो ये 10 34 LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, n-1 गुणा -2, तो 10 माइनस 34, तो 34 में से 10 गए तो 24 बचेंगे माइनस के, n-1 गुणा -2। अब ये -2 जो है n-1 के साथ गुणा हो रहा है, तो इसका पक्षांतरण इधर होगा, पक्षांतरण होगा तो ये क्या होगा, इधर भाग में या बटे में आ जाएगा, तो -24 बटे -2 बराबर n-1। इसको काट देंगे हम, तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर क्या मिलेगा आपको, 12 और इस 1 को पक्षांतरित कर देंगे तो +1 बराबर n, तो 12 + 1 13 बराबर n। n का मान 13 हो जाएगा। अब हमारे पास n का मान आ गया है, तो हम आसानी से जो है इस AP का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो Sn बराबर n/2 a + n। अब हमारे पास अंतिम पद है तो हम अंतिम पद वाला सूत्र ही उपयोग में ले लेंगे। n का मान अभी हमने निकाला है, ये आखिरी में n का मान जो है वो 13 है, तो यहाँ पर n का मान 13 रख देंगे। a का मान प्रश्न में दिया है 34 है। आखिरी पद, तो आखिरी पद भी प्रश्न में दिया हुआ है 10 है, तो ये 13/2, 34 और 10 ये हो गया 44। इसको 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 13 का 22 से गुणा कर देंगे, तो 13 दूना 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा। फिर 13 दूना 26 और 2 28, तो 286 जो है इस AP के पदों का योगफल आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 त्रिभुज पाठ से है। यहाँ पर आपके पास दिया है कि PQRS त्रिभुज जो है इसकी भुजाएं PQ और PR पर 2 बिंदु है E और F। आपको बताना है कि क्या EF QR के समांतर है। तो सबसे पहले जो दिया है कि जो 2 बिंदु इनकी भुजाओं पर है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लिया कि मैंने एक त्रिभुज बनाया है यहाँ पर, और ये त्रिभुज जो है प्रश्नानुसार PQR एक त्रिभुज है, और इनकी भुजाओं पर 2 बिंदु हैं E और F। ये E और F, E जो है वो PQ पर है और F जो है वो PR पर है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये जो EF है ये EF QR के समांतर है या नहीं। तो इसके लिए हमने थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय का जो
पढ़ा था उसमें थेल्स प्रमेय का जो प्रतिलोम विपरीत उसका कन्वर्स हमने पढ़ा था कि अगर PE बटे EQ और PF बटे FR इसका अनुपात अगर बराबर हो जाए, मतलब कि इस और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो ये EF जो है QR के समांतर होगी, और अनुपात बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगी। तो यहाँ देखिए, अगर हम चित्र में देखें, इसमें दिया है कि PE जो है वो 4 है, यहाँ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर है। QE जो है 4.5, QE मतलब ये 4.5, और PF जो है वो 8 है, तो PF ये है, यहाँ 8 लिख दिया। RF, तो RF ये वाला चीज़ है, तो RF कितना हो गया 9। और देखिए यहाँ पर मान रखते हैं 4/4.5, और PF जो है आपका 8 है और ये 9। ऊपर वाले अनुपात में हम ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 40, और 40/5 को 40/45 को 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 5 9 45। तो हमें क्या मिला कि जो PE बटे EQ और PF बटे FR ये दोनों अनुपात जो है 8/9 और 8/9 है। देखिए हमने कंक्लूड कर लिया कि भाई PE बटे EQ जो है वो PF बटे FR के बराबर है। अगर ये अनुपात बराबर होता है तो फिर ये EF जो है वो QR के समांतर होगा। अगर ये अनुपात बराबर नहीं होते तो ये जो EF जो है QR के समांतर नहीं होगी। अगले प्रश्न में एक आकृति आपके पास प्रश्न में दी हुई है, और वहां पर दिया है कि PQ RS के समांतर है, और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ और SOR दोनों समरूप होंगे। तो इस चित्र में हम देखते हैं कि अगर ये PQ और RS समांतर है तो यहाँ पर ये जो दो कोण है, ये इधर से कोण P और इधर से ये जो कोण S है, ये अंतः एकांतर कोण होंगे। इसी तरह से जो कोण Q है और कोण R है, ये भी अंतः एकांतर कोण होंगे। और ये जो O कोण है दोनों त्रिभुजों में, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर है, अतः AAA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में क्या दिया है आपके पास कि कोण POQ बराबर कोण SOR। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। अगला, पहले वाले त्रिभुज का कोण P और दूसरे वाले त्रिभुज का कोण S बराबर है, और पहले वाले त्रिभुज का कोण Q दूसरे वाले त्रिभुज के कोण R के बराबर है, और इन दोनों का कारण है कि ये जो है अंतः एकांतर कोण है। क्योंकि प्रश्न में दिया है कि PQ और RS समांतर है, तो पहले वाले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। तो हम कह देंगे कि POQ जो है त्रिभुज SOR के समरूप होगा AAA समरूपता से। यही सिद्ध करना था। अगला प्रश्न
निर्देशांक ज्यामिति से आपको दो बिंदु दिए हैं -5,7 और -1,3 और दोनों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र, जब भी इस तरह से प्रश्न आए तो जिस भी प्रश्न में जो फॉर्मूला, जो सूत्र उपयोग हो रहा है उस सूत्र को आप अवश्य लिखें। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कुल मिला के आपको दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक में से एक निर्देशांक को घटाना है और y में से y को घटाना है। तो देखिए, पहले मैं x में से x घटा रहा हूँ, तो -1 -5 है प्लस 3 - 7। अपन ध्यान से देखेंगे तो पहले बिंदु में x निर्देशांक, यहाँ पर दूसरे बिंदु का x निर्देशांक -1 है और पहले बिंदु का -5 है, तो -1 में से -5 घटा दिया। इसके बाद जो है हम y निर्देशांक देखें, दूसरे बिंदु का दूसरे बिंदु का y निर्देशांक 3 है और पहले बिंदु का y निर्देशांक 7 है, तो 3 में से हमने 7 को घटा दिया और उसका वर्ग लेंगे। तो ये -1 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस, प्लस 3 - 7 जो कि माइनस का 4 हो जाएगा। इधर भी आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर और इधर भी -4 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर साथ में हम कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका भी 16 इधर मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 16 और 16 32। और जब इसको गुणनखंड वाले रूप में लिखेंगे तो गुणनखंड कर भी सकते हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 आएगा, जिसमें 2 के 2 जोड़े बन जाएंगे जो बाहर निकल जाएंगे और एक 2 जो है अंदर रह जाएगा। तो 2 गुणित 4 √2 इकाई। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। इसका अथवा वाला प्रश्न, जिसमें आपको ज्ञात करना है कि ये जो 3 बिंदु है वो संरेखी है या नहीं है। तो हमने पहले बिंदु को A नाम दे दिया है, दूसरे बिंदु को B नाम दिया है और तीसरे बिंदु को C नाम दिया है। तो 3 बिंदु है और 3 दूरियां हम यहाँ पर निकालेंगे। एक दूरी निकालेंगे AB। अभी पूर्व वाले प्रश्न में मैंने दूरी सूत्र बता दिया था, इसमें मैं दूरी सूत्र नहीं लिख रहा हूँ। आपको जो है हर प्रश्न में दूरी सूत्र, जिसमें दूरी सूत्र यूज होगा वो दूरी सूत्र लिखना है। तो वही x में से x निर्देशांक को घटाएंगे तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। ये मैंने विस्तृत इससे पहले वाले प्रश्न में बता दिया था कि दूरी कैसे निकालते हैं। तो 2 - 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 होगा तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो कुल मिला के AB जो दूरी है वो √5 आ गई। इसी तरह से हम BC दूरी ज्ञात करेंगे। तो x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाएंगे तो -2 -2 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर। -2 और -2 दोनों ही माइनस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। इधर -11 और -3 तो ये -14 हो जाएगा, तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो 6 और 6 12 और 9 और 1 10 और एक हासिल का 11, 1 और 1 2, 212। ये इस तरह से आपको 212 मिलेगा। 212 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो ये 2 गुणित
2 गुणित 53 रहेगा, तो ये 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये 2√53 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से हम AC ज्ञात करेंगे, तो 3 बिंदुओं से 3 दूरी निकल सकती है, AB, BC और AC। फिर वही दूरी सूत्र हम लगाएंगे, तो 2 - 1 का स्क्वायर, फिर -11 - 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस माइनस एक छोटी सी त्रुटि हो गई, 2 - 1 का स्क्वायर और -11 - 5 का स्क्वायर होगा, तो -11 और -5 -16 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 16 का स्क्वायर 256 होगा, और इसको हम जोड़ देंगे तो ये मिलेगा मुझे 265। तो 265 का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली ये पता चल रहा है कि सबसे बड़ी दूरी जो है वो AC है, और अगर मैं AB और BC को जोड़ूं तो मुझे AC नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी जो दूरी है वो अन्य 2 दूरियों के योग के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तीनों बिंदु जो है वो संरेखी बिंदु होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो है A, B व C जो है वो संरेखी बिंदु नहीं है। अगला प्रश्न, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। लेकिन प्रश्नानुसार जो PQ है उसकी दूरी 10 है। तो अब दूरी सूत्र से PQ का मान ज्ञात करेंगे, तो वही x में से x माइनस करेंगे, x निर्देशांक में से x निर्देशांक, दूसरे वाले बिंदु का x निर्देशांक 10 है और पहले वाले का 2 है। फिर y में से y, तो y -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 10। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये वर्गमूल हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तो इधर 10 - 2 8 का स्क्वायर, ये भी मैं लिख देता हूँ, प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा। इसका भी हम a + b स्क्वायर से खोल देंगे इसको, तो a स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर, प्लस 2ab, तो ये 3 दूना 6, 6y हो जाएगा, और इधर 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो y स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर y की एक घात वाला पद 6y लिख देते हैं, इसके बाद 100, बाकी संख्या को इधर भेज देते हैं, तो 100 - 64 और 3 का स्क्वायर वो भी 9 हो जाएगा, -9, और इसको हल कर लेंगे तो y स्क्वायर + 6y बराबर, तो 100 माइनस का हो जाएगा आपके पास 73, 64 - 9, तो 64 और 9 दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस के 73 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो y स्क्वायर + 6y बराबर, तो 100 में से 73 माइनस कर देंगे, तो 100 में से 73 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा -27। 27 का पक्षांतरण करेंगे तो y स्क्वायर + 6y -27 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण मिल जाएगी, जिसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। गुणा करेंगे तो 27 आना चाहिए और घटाएं तो 6 आना चाहिए, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आता है,
और 9 माइनस 3 जो है वो 6 होगा। तो इसके मध्य पद का विभाजन इस तरह से कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9 बचेगा, माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9 फिर बचेगा बराबर 0। y प्लस 9 कॉमन हो जाएगा तो बाहर बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। बारी बारी से एक के गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तो इधर से मिलेगा y बराबर माइनस 9, इधर से मिलेगा y बराबर 3, जो ही y के रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। एक और प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से। प्रश्न में दिया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB जो है एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम चित्र बना लेते हैं इसका और उसकी सहायता से इसको हल करेंगे। तो एक वृत्त बना लेते हैं हम और इस वृत्त का एक व्यास बना देते हैं। ये व्यास बना दिया था मैंने। अब प्रश्नानुसार जो है ये जो व्यास है, इस व्यास का नाम आपके पास AB है और बीच में यहाँ पर केंद्र होगा। केंद्र जो है वो केंद्र के निर्देशांक, मान लिया कि केंद्र O है तो इसके निर्देशांक 2, -3 है। A के निर्देशांक ज्ञात करने, B के निर्देशांक 1, 4 है। A के हमें निर्देशांक ज्ञात करने तो हमने मान लिया कि A के निर्देशांक जो है वो x, y है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। माना A के निर्देशांक x, y है, जो कि हम जानते हैं कि केंद्र जो है व्यास के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, अर्थात केंद्र जो है व्यास का मध्य बिंदु होता है। केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो हम इस मध्य बिंदु वाले कंसेप्ट से ही इस प्रश्न को हल कर देंगे। तो देखिए AB का मध्य बिंदु O है, तो AB का मध्य बिंदु हम सूत्र से निकालेंगे और AB का मध्य बिंदु O जो है वो आपके पास दिया हुआ है। तो सूत्र क्या कहता है कि x निर्देशांक को आप जोड़ दें और बटे में 2 लिखें, y निर्देशांक को जोड़ दें और बटे में 2 लिखें। तो ये मैंने सूत्र से AB का मध्य बिंदु निकाला, लेकिन AB का मध्य बिंदु पहले से ही प्रश्न में दिया है 2, -3। बस हम जो है x निर्देशांक की तुलना कर लेंगे और y निर्देशांक की तुलना कर लेंगे। तो x निर्देशांक यहाँ पर x प्लस 1/2 है और इधर 2 है, तो इसकी तुलना कर लेंगे। ये 2 उधर जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 1 का पक्षांतरण करेंगे तो 4 - 1, तो x बराबर आपके पास मिल जाएगा 3। y निर्देशांक की तुलना करेंगे तो y प्लस 4/2 बराबर -3 हो जाएगा। 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 3 दूना 6, -6 हो जाएगा। फिर 4 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो -6 - 4, तो y का मान -10 हो जाएगा। तो आपका जो है A के निर्देशांक, अतः A के निर्देशांक हमने क्या माने थे x, y, जो कि मुझे क्या मिले 3, -10।
प्रश्न नंबर 13, जिसमें आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी त्रिभुज में बी कोण समकोण है, मतलब कि बी कोण 90 डिग्री का है। ए बी का मान 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान 3 सेंटीमीटर है। आपको साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले जो है हम त्रिभुज ए बी सी को बना लेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज ए बी सी आपको बना लेना है। ये हमने त्रिभुज ए बी सी बना लिया है। प्रश्न में दिया है कि बी जो है वो समकोण है, तो जहाँ पर समकोण है उसकी जगह हम बी लिख देंगे। इसके बाद ए ये वाला और सी ये वाला, ठीक है। किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो ज्ञात करना है वो यहाँ पर बनाए, इस जगह बनाए जो ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए के रेस्पेक्ट में ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में क्या दिया है कि ए बी का मान 4 दिया है, मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर है, और बी सी का मान 3 दिया है, मतलब कि ये 3 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है कोस ए और साइन ए, जिसमें कर्ण की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम जो है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लेंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब यहाँ पर 3 है, आधार 4 है, तो लंब 3 है तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो ये जो मिला आपको ये कर्ण का वर्ग मिला। तो 9 और 16 को हम जोड़ेंगे तो कर्ण का वर्ग आपके पास मिल जाएगा 25। तो इस तरह से कर्ण वर्ग घटाएंगे तो इधर वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पर हम कर्ण की जगह हम क्या लिख देंगे 5। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना था, हमें साइन और कोस ये दोनों अनुपात निकालने थे। हम आसानी से साइन और कोस अनुपात निकाल लेंगे। साइन है, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और जो मान निकाले हमने इसमें लंब जो है वो 3 है, ये देखिए यहाँ 3 लग देंगे, और कर्ण जो है वो 5 है, ये 5। तो साइन ए का मान 3/5। ऐसे ही कोस है, कोस होता है आपके पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ हमने निकाला ये 4 है, ये 4 लिखा। कर्ण ये फिर कर्ण जो है आपके पास 5 है, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। तो इसी तरह से मुझे साइन है और कोस ए के मान प्राप्त हो गए। अगले प्रश्न में ये साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो ये साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। मान रखते हैं सबसे पहले साइन 60 डिग्री का, जो कि √3/2 होता है। कोस 30 डिग्री का, तो कोस 30 डिग्री का मान भी यही होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री जो कि 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री जो कि 1/2 होता है। यहाँ पर ये जो √3 और √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3। फिर इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 मिलेगा। फिर यहाँ पर इस 1 और 1 को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1।
फिर यहाँ पर इस 2 और 2 को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4। हर यहाँ पर समान है तो 4 आ जाएगा। अंशों को हम जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, 4/4। इसका मतलब इसका मान जो है वो 1 होगा। अगला प्रश्न वृत्त पाठ से है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सबसे पहले इसका हम एक चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त बना लेंगे सबसे पहले। और फिर इसका एक व्यास बनाएंगे। और इसके सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं ये समांतर होंगी। यहाँ पर कुछ नेमिंग कर देंगे। ये व्यास AB है और इसका केंद्र O है। इन स्पर्श रेखाओं को मैं L और M से निरूपित कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास दिया है L व M केंद्र O वाले वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। यही प्रश्न में दिया हुआ था। हमें सिद्ध करना है कि ये जो L है वो M के समांतर है। तो हमें पता है कि स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। तो इसी गुणधर्म का या इसी प्रमेय का उपयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो हमें पता है कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये जो AB है ये व्यास है और AB अगर OA त्रिज्या L पर लंब है तो AB पर भी लंब होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ये L है ये AB पर लंब है, क्योंकि अगर त्रिज्या पर लंब है तो व्यास पर भी लंब होगा। ऐसे ही M जो है वो भी AB पर लंब है और 2 रेखाएं जो एक ही रेखा पर लंब होती है परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर लेंगे कि L और M जो है एक ही रेखा की पर लंब है, तो दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। हम यहाँ पर कारण भी लिख दें कि 2 रेखाएं एक ही
रेखा पर लंब हो तो वे परस्पर समांतर होती है। अगला प्रश्न, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो है इसका चित्र बनाएंगे। तो चूंकि प्रश्न में दिया है कि एक वृत्त है, सबसे पहले आपको ये तो ज्ञात हो रहा कि एक वृत्त है, तो एक वृत्त हम यहाँ पर बना देंगे। इसके बाद इस Q से वृत्त पर अगर से दिया हुआ कि Q से, तो मतलब कि वो जो बिंदु है जहाँ से वे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, वो बिंदु जो है वो वृत्त के बाह्य भाग में स्थित है। तो बाह्य भाग से एक इस पर स्पर्श रेखा जो है खींच देंगे। एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ पर खींच दी Q से, क्योंकि दिया था कि Q से, तो ये जो बाह्य बिंदु है वो Q है। ये बिंदु जो है वो Q है, और ये जो स्पर्श बिंदु है वो माध्यम में P है, और इसका केंद्र जो है वो O मान लिया। ठीक है। अब प्रश्न ये दे रहा है कि केंद्र से ये जो Q है, इस Q की केंद्र से दूरी 25 है, और स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और Q की इस O से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो Q को O से मिला देंगे। Q को O से मिला देते हैं। और फिर जो है इस O को हम P से भी मिला देंगे। हमें पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, और ये QO जो है प्रश्न में दिया है कि ये 25 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। तो हमें एक OPQ एक समकोण त्रिभुज मिल गया। इस समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि ये जो त्रिभुज OPQ में OP जो है वो PQ पर लंब है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को हमें एक तरफ रखना है, बाकी दो भुजाओं को एक तरफ। कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने OQ है, तो दो भुजाएं OP और PQ। OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग किसके बराबर होगा? OQ के वर्ग के बराबर होगा। सीधा सा पाइथागोरस का सीधा सा जो है लिखने का तरीका है कि कर्ण को एक तरफ रखना है और अन्य दो भुजाओं को एक तरफ रखना है। OP ये ज्ञात करना है। PQ प्रश्न में दिया है 24। OQ ये भी प्रश्न में दिया है, ये भी 25 है। OP का वर्ग, OP ज्ञात करना है। 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 का वर्ग आएगा, 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 24 का वर्ग आएगा। OP का वर्ग बराबर 625 माइनस 576, 576 LHS से RHS में गया तो प्लस का था माइनस का हो गया। 625 में से 576 हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 49, और इधर से वर्ग घटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो हमें जो है त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या OP क्या थी? त्रिज्या, और हमें त्रिज्या ही यहाँ पर ज्ञात करनी थी। तो इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर।
अगले प्रश्न में 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है आपके पास। तो सबसे पहले एक वर्गाकार जो है घास का मैदान है, तो हम एक वर्ग बना देते हैं। इसके बाद इस मैदान के एक कोने में एक खूंटा लगा हुआ है और उस खूंटे से एक घोड़ा बंधा हुआ है। मान लें कि ये वाला जो है जहाँ पर मैंने ए अंकित किया है वहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ है। अगर घोड़ा बंधा हुआ और उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तो वो 5 मीटर के क्षेत्र में चर सकता है। मतलब कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में वो चर सकता है। और ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कैसा बना, त्रिज्य खंड। तो कुल मिला के हमें यह बात करनी है त्रिज्य खंड की। कुल मिला के आपको बात करनी है यहाँ पर त्रिज्य खंड की। ठीक है, तो त्रिज्य खंड घोड़े द्वारा चरा गया जो क्षेत्र है वो त्रिज्य खंड के जैसा है। तो त्रिज्य खंड का यहाँ कोण कितना होगा, तो देखिए ये वृत्त वर्ग के सारे कोण जो है सभी कोण वर्ग के कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कोण हो गया इसका 90 डिग्री। और फिर त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या जो है रस्सी की लंबाई के बराबर होगी। तो रस्सी की लंबाई जो है या रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। ध्यान रखिए अक्सर हम गलती क्या करते हैं, वर्ग की भुजा ले लेते हैं जबकि रस्सी की लंबाई जो है वो 5 मीटर है। तो ये 5 मीटर हम यहाँ ले लेंगे। अब घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल, तो ये चरा गया क्षेत्र, तो चरा गया क्षेत्रफल हम किससे निकालेंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 5 स्क्वायर है इसलिए 5 गुणा 5 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 बार कटा। आगे हल करेंगे, 4 को 2 से काटा, इधर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और इसको ऊपर गुणा कर लिया, ये 11 पचम 25 और नीचे कितना बचा, 2 गुणा 7, 25 एकम 25, हासिल का 2 हो गया, 25 एकम 25 और 2 27, 275 बटे 14 और इसको 14 से भाग देने पर ये लगभग 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अगले प्रश्न में आपको त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको चाप दिया है और उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप के लिए कोण आपके पास प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ है 60 डिग्री है। त्रिज्या ये भी स्पष्ट दी है 21 सेंटीमीटर है। तो ये डायरेक्ट हम इसमें सूत्र का उपयोग कर देंगे, चाप की लंबाई का सूत्र है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। थीटा का मान 60 बटे 360 गुणा 2, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान प्रश्न में दिया है 21, 7 से 21 3 बार कटेगा, इधर 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36। तो इसको हम लिखते हैं कि क्या बचा ऊपर से 2 गुणित 22 गुणित 3 और बटे में 6, फिर ये 2 से 2 तिया 6 और 3 से 3 कट जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास बचेगा 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई होगी। अगला प्रश्न,
प्रायिकता वाले चैप्टर से है। इसमें एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो हमें ज्ञात करना है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है एक पासे को फेंकने पर हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हमें प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या के लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या क्या है। तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है, मतलब कि कुल 2 अनुकूल परिणाम है। हमें पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, तो प्रायिकता के हर प्रश्न में आपको इसका सूत्र जरूर लिख देना है। ये बहुत ही आसान सा सूत्र है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। चलिए, तो यहाँ पर पहला वाला जो केस है, पहले वाले केस में आपको प्रायिकता निकालना है 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या का हमें प्रायिकता निकालनी। तो 4 से बड़ी संख्या हमने देखा है कि 2 होती है और कुल परिणाम कितने 6 हैं। पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 आते हैं। इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इस तरह से हमें जो है प्रायिकता मिली इसकी 1/3। अब हम इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में 4 से छोटी संख्या, 4 से छोटी संख्या, तो 4 से छोटी संख्या, तो 4 से छोटी में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो कुल अनुकूल परिणाम इस केस में हमें 3 मिले। तो इसकी प्रायिकता, बल्कि 4 से छोटी संख्या की प्रायिकता, सूत्र हमने एक बार पहले लिख दिया है। तो 4 से छोटी संख्या की प्रायिकता, तो 4 से छोटी संख्या की प्रायिकता में अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अगला प्रश्न ताश के पत्तों से। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा और दूसरे प्रश्न में आपको ज्ञात करना है कि वो इक्का नहीं होगा। पहले वाले में इक्का होगा, दूसरे वाले में इक्का नहीं होगा। तो हमें पता है कि कुल पत्ते जो हैं, वो तो प्रश्न में दिया ही है कि कुल पत्ते जो है वो 52 होते हैं। तो 52 में से इक्कों की संख्या, ये भी हमें पता है कि इक्कों की संख्या जो है वो 4 होती है और इसके अलावा कितने पत्ते होते हैं, तो इक्के के अतिरिक्त पत्ते। तो इक्के के अतिरिक्त पत्ते कितने होते हैं, 52 में से 4 घटा दो तो कितने बचे, 48 पत्ते जो है वो इक्के के अलावा होते हैं। प्रायिकता का सूत्र का उपयोग कर लेंगे। पहला जो है वो प्रायिकता पे निकालना कि एक इक्का हो, तो इक्के के लिए अनुकूल परिणाम आपके पास 4 हैं और कुल परिणाम 52 है। इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और ये भी 13 बार कटेगा। दूसरा जो है वो है एक इक्का नहीं हो, तो कितने पत्ते ऐसे हैं जो इक्का नहीं है, तो अभी हमने ज्ञात कर लिया है कि 48 पत्ते ऐसे थे जो इक्के नहीं थे। तो 48/52, 4 से काटने के बाद आपको 12/13 मिलेगा। अगला प्रश्न, असंभव घटना किसे कहते हैं और असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो असंभव घटना ऐसी घटना होती है जिसका घटित होना संभव नहीं हो। ऐसी घटना जिसका
घटित होना असंभव हो। असंभव घटना कहलाती है। और असंभव घटना की प्रायिकता असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता पूछी है जो कि 0 होती है। 2 नंबर का अंतिम प्रश्न जिसमें आपके पास घटना ई की प्रायिकता दी है जो कि 0.95 है और ई नहीं की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। हमें पता है कि ई नहीं की प्रायिकता जो है वो 1 माइनस पी ई की प्रायिकता के बराबर होती है। तो 1 माइनस 0.95 करेंगे घटाने के लिए 1 में से, तो 1 के साथ दशमलव नहीं है तो हम 1.00 कर देंगे और 0.95 इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 9 गए तो 0, तो कुल मिला के आपको मिलेगा 0.05 ई नहीं की प्रायिकता। अगले वीडियो में हम 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे।